रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद अपने साथ होने वाली माली और जिनसी ज़्यादती को मंजर आम पे लाना है। मेरे साथ ज़्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताती चलूँ कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक़ आज कल से नहीं है। मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। आप तमाम सहाफ़ी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप हर हाल में मुझे इंसाफ दिलाएंगे ताकि आइंदा कौम की किसी बेटी के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो जो मेरे साथ हुई है। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और हम एक ही महल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। स्कूल की वजह से और एक जगह पे रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोज़ल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। हम लोगों को शादी करने का हमारा प्लान था। हम लोगों ने शादी करने का प्लान कर चुके हुए थे। बाबर ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज़, हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फ़ैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। जब मैं उन मकानों में रहती थी, पहले मैं आपको बता दूं, एक मकान जहां पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में माडा कॉलोनी में था, गली नंबर 2 में, और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी एच ब्लॉक डिफेंस में था। वहाँ पे हम रहते रहे हैं। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर हम निकाह कर लेंगे। हालात थे इस तरह के कि हम लोगों के कोई खाने पीने का कोई इस तरह नहीं था। मैं नौकरी करना शुरू होगी। बाबर ने मुझे बताया था कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है और उसको क्रिकेट का बहुत शौक़ है और मैंने उसकी इस कोशिश में पूरी कोशिश की है। अपनी मेहनत हद से ज़्यादा मैंने उसके साथ अपनी मेहनत की है, उसके साथ मिलके। 2014 में ऐसे वक्त गुजरता गया है। 2014 में से पहले मेरा सैलून, मैंने नौकरी के साथ साथ सैलून बनाया। सैलून मेरा चलता रहा। सैलून से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आजम को देती थी। बाबर आजम के खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंसेस सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। जब वो आउट ऑफ सिटी जाता था वहाँ के जितने एक्सपेंस थे पीसीबी के अलावा वो भी मैं सब उसके अफोर्ड करती रही हूँ। 2014 में जैसे ही पाकिस्तानी टीम में उसका नाम आया, एकदम उसका रवैया थोड़ा समय से आस्ता आस्ता तब्दील होना शुरू हो गया था। मुझे नज़र भी आ रहा था, लेकिन मेरे हालात इस तरह के थे कि मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, क्योंकि बगावत मैंने भी की थी, बाबर ने भी की थी। फिर 2014 में बाबर आजम ने मैंने फिर उसको इंसिस्ट किया कि हम लोग शादी करते। उसने कहा अभी शुरुआत है, थोड़ा वक्त गुजार लो, हम आस्ता आस्ता और मज़ीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने हालात बेहतर कर लें, हम शादी कर लेंगे। वक्त गुजरता गया। 2016 में आई वॉज प्रेग्नेंट इन 20 वीक्स। जब मैंने बाबर को बताया, उसका ये खबर सुन के एकदम रवैया इतना अजीब हो गया मेरे साथ, जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया है। मुझे मारा पीटा, काफ़ी मुझे इंसिस्ट किया और मैं उस वक्त बेबस थी बिकॉज मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। तो बाबर आजम ने मैं आखिर उसकी इस बात में मैं हामी भर ली। वो मुझे बेगम कोर्ट पे एक इट वॉज वेरी कंजस्टेड प्लेस जहाँ पे वो मुझे ले गया इस्तिकाते हमल के लिए। उसमें मुलव्वस उसके 2 दोस्त भी थे, एक कज़न था और उसका छोटा भाई भी था, सफ़ीर आजम अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर। ही इज़ अ आई विटनेस। वो हमेशा 4 से 5 साल तक, जब तक मैं बाहर रही हूँ, उस्मान कादिर वहाँ पर आते रहे हैं। और उनके एक और नेट प्लेयर थे, जब ये NCA में ड्यूरिंग द क्रिकेट टाइम जो प्रैक्टिस करते थे उसमें नवीद नाम का एक लड़का भी था, वो इस में भी शुमार थे। इन लोगों ने मेरी मर्जी के बगैर मेरा इस्तिकाते हमल करवाया और मुझे यही यकीन दिलाया कि कोई बात नहीं, आप सब्र कर लो, हम जल्दी शादी करेंगे। अब सिचुएशन ऐसी थी कि मैं थोड़ी ठीक हो गई थी,
بابر نے مجھے انسسٹ کیا کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ اور صلح کر لو، کیونکہ میں پاکستان میں بہت کم ہوتا ہوں، تم یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو، تو آپ اپنے گھر. میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی صلح کر لی بابر سے، اپنے گھر والوں کے، بابر کے کہنے پر. جب میں نے صلح کی ہے، میں اپنے گھر گئی ہوں. بابر کا رویہ دن بدن جیسے جیسے وہ عروج پہ آ رہا تو اس کی ہوس بھی اتنی بڑھتی جا رہی تھی. وہ میرے ساتھ وہ تعلقات بناتا رہا جو نہ ہمارا کوئی قانون اس چیز کی اجازت دیتا اور نہ ہی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے. اب وہ اس پرپس کے بعد وہ پھر دوبارہ میرے ساتھ وہی سب کچھ کرتا رہا. میں اپنے گھر ہوتی تھی، گھر سے مجھے بائبل لاتا تھا، مختلف ہوٹلوں میں مختلف پلیسز پہ لے کے جا کر میرے ساتھ جو بھی سب کچھ کرتا رہا ہے. جب یہ سب حالات میرے چلتے رہے ہیں 2017 میں آخر کار اس نے اتنی مرتبہ مجھے مارا پیٹا، اور مجھے کئی مرتبہ اس دوران اس نے انکاری بھی شادی سے کی ہے. میں نے اس دوران جو میری ہاسپٹل میں بابر اعظم مجھے لے کے جاتا رہا ہے ایز اے بین وائف، مجھے چیک اپ کرواتا رہا ہے. یہاں پہ اس کی پراپر میرے پاس ایویڈنس موجود ہے، جس کی یہ سب وہ ایویڈنس ہیں جس پہ مینشن ہے کہ بابر اعظم مجھے اس ہاسپٹل میں لے کے جاتا رہا کیونکہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا اور وہاں پہ بابر اعظم کی آئیڈینٹی لگتی رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ اس چیز کے ایویڈنس ہے. یہ مجھے وہاں پر لے کے جاتا رہا ہے، سب کچھ کرتا رہا. بالآخر میں نے تنگ آ کے 2017 میں پولیس رپورٹ کی بابر کے خلاف، جس کے پرپس میں اس کے فیملیز یہ سب آئے ہیں. ادھر جب ہمارے جو آفیسر تھے جنہوں نے ہمیں دیکھا تھا، اس آفیسر نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ بابر کو یہاں پہ پیش کریں. بابر پیش نہیں ہوا، لیکن اسی رات سیم نائٹ بابر نے، جو آفیسر موجود تھے ان کے سامنے، ہمارا مشروط صلح نامہ پہ اس نے مجھ سے دستخط کروائے. اور اس وقت 2017 میں جو میں نے پولیس کمپلین کی تھی بابر کے اگینسٹ، بابر کی وہ اگینسٹ نصیر آباد میں فیڈیکس آفس میں درج ہے اپلیکیشن. ایک منٹ، وہ موجود ہے. اور اس کے بعد بابر نے 2017 میں باہر کے ملک کسی میں جانا تھا کھیلنے کے لیے. 2017 میں جب کمپلین کے بعد بابر نے جانا تھا اور ہمارے یہاں پہ آئی تھنک کوئی PSL بھی ہو رہے تھے، تو میں نے بابر سے صلح صرف اس وجوہات پہ کی تھی کہ بابر مجھ سے شادی کرے گا. اور بابر نے مجھے خود اس چیز کا یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا. پھر آخر کار 2017 میں اس نے سڈنلی اپنا نمبر چینج کیا. وہ نمبر بھی اس کا PCB میں اس کے آفیشیل رجسٹرڈ ہے، اور جو اس کا اس وقت موجود نمبر ہے وہ بھی اس کا آفیشیل نمبر میرے پاس موجود ہے، جس پہ مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے، مجھے میسیجز کرتا تھا. اور پھر اس کے بعد اس طرح وقت گزرتا گیا. تکلیف جو تھی میں نے برداشت کی. 3 سال سے مزید میں بابر اعظم کی اس ہوس کا نشانہ بن رہی ہوں. اب اس نے آ کر مجھے صاف انکار کر دیا کہ نہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے، نہ میں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی تم میرا کچھ بگاڑ سکتی ہو. وہ اپنی اس پاور کو غلط استعمال کر رہا ہے. 10 سال اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے ذلیل و خوار کیا، ہوس کا نشانہ بنایا. آج وہ بالکل انکاری پہ آ گیا ہوا ہے، بالکل. کیونکہ آج سے 10 دن پہلے بھی میں نے اس کے خلاف پولیس کمپلین کی، کیونکہ 20 نومبر کو جب اس نے جانا تھا اس سے 1 دن پہلے، میں آپ کو لائیو اس چیز کے سب ثبوت دکھاتی ہوں. اس نے مجھے کال کی، اس نے کہا اگر تم کسی بھی پولیس کے پاس گئی یا تم نے مجھ سے اب مطالبہ شادی کا کیا تو تم اپنی جان سے بھی جاؤ گے، اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ میں تمہارے ساتھ کروں گا، کیونکہ ساری زندگی اس نے مجھے مارا پیٹا تو ویسے بہت زیادہ ہے. حد سے زیادہ زیادتی کے بعد آج میں یہاں پہ انصاف لینے آئی ہوں. جی اچھا، یہ آپ نے پچھلے 10 سال کی اپنی اور بابر اعظم کی غلطیوں کی پریس کانفرنس کر رہی ہیں. جی ٹھیک ہے نا، آپ کی ان غلطیوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ دیکھیں، آپ کا لینا دینا یہ ہے کہ میرا حق ہے، میں قانون کے پاس جا سکتی. جب میں قانون کے پاس گئی، میں DSP کے پاس غالب مارکیٹ گئی ہیں. SP غالب مارکیٹ نے پہلے سنا ہے، انہوں نے میری اس ایپلیکیشن کو ٹرانسفر کر دیا مارڈر ٹاؤن DSP کے پاس. آج تک DSP نے دوبارہ مجھے پوچھا ہی نہیں ہے. بابر اعظم کے پاس میرے تمام ویڈیوز، میری ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. صرف وہ اپنی پاور دکھانا چاہتا ہے.
जहाँ जहाँ पीसीबी ने जहाँ जहाँ इनको कमरे ठहरवाए पाकिस्तान के अंदर जब ये मैचेस खेलते थे, उसके साथ वाला हमेशा कमरा मेरा हुआ है, हमेशा। वो अभी भी अपने नंबरों से मुझे कॉल्स की हैं, उसने मुझे धमकियां दी हैं, डराने की, मारने की, ये सब मौजूद है। जी मैंने करवाई है। आप जो मेरा लीगल जो प्रोसेस चल रहा है वो आपको यही बता सकते हैं कि क्या लीगल अभी हम लोग एक्टिविटीज़ हमारी इसके खिलाफ हैं। जी देखिए देखिए 10 साल से मैं खामोश तो नहीं थी, मैं तो 2017 में भी गई थी पुलिस के पास, और आपको मैंने वो आई थिंक बताया भी है कि वहाँ पे मेरी कंप्लेन रजिस्टर थी। फिर भी मैंने सुलह इस बात पे की थी कि मेरे ख्याल में मुझे उससे मोहब्बत थी, हद से ज़्यादा मोहब्बत थी। देखिए बगैर कोई लालच के तो किसी के साथ इस तरह करता नहीं है, लालच नहीं था मुझे सिर्फ उससे मोहब्बत थी, और वो मोहब्बत मेरी यहाँ तक आज मैंने इसको स्ट्रगल करवाया है। आज ये जो सारी मीडिया और दुनिया के सामने ये बात करता है कि मेरे फादर मेरे सब सपोर्ट है। आप किसी भी मैच में जाकर पिछले इसके मैचों में 17 से पहले जाकर आप देख सकते हैं, बाबर आजम के कभी किसी भाई ने, किसी बाप ने वहां पर आकर देखा कि बाबर आजम क्या कर रहा है वहां पे? कभी भी किसी ने नहीं देखा। और आज तक 10 सालों में मैं बाबर आजम के एक पैसे की रवादार नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद सेल्फ मेड वुमन हूँ, खुद कमाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है दिन रात इसके पीछे कि ये किसी स्ट्रगल करके इसकी किसी मुकाम पे पहुंच जाए। नो डाउट ही इज अ वेरी ब्रिलियंट प्लेयर, उसने मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत के अलावा इंसान को और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे। सबसे बड़ा हमारा जो पॉइंट होता है वो फाइनेंशियली तौर पे होता है सबसे बड़ा। आज तक बाबर के हर मोबाइल, हर चीज़ का सबूत मेरे पास मौजूद है, हर चीज़। कितने को फाइनेंशियली कितनी सपोर्ट की है आपने बाबर? सर 4 साल में आप सुबह से रात तक, अगर मैं ब्यूटी पार्लर में 30,000 रुपया अर्निंग कर रही हूँ, 40,000 रुपया अर्निंग कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ही जा रही है। सर करोड़ों की मलकियत होगी, 70 लाख रुपया का तो मेरे ऊपर सूद चढ़ा के ये गया था, जो मैंने आके 1 साल पहले उतारे हैं। इसको मोबाइल इंस्टॉलमेंट्स पे ले के आईफोन 4 सीरीज से लेके आईफोन 8 प्लस तक सीरीज मैंने इसको लेकर दी है। अगर आपका फाइनेंशियल तौर पे डैमेजेस देखे जाए, आपका कितने का क्लेम बनता है? सर मेरा करोड़ों रुपए का बनता है, करोड़ों रुपए का। सर देखिए बात बताऊं क्या है, अगर आप किसी के खिलाफ जाना चाहें ना, तो आप उसके प्रूफ भी इकट्ठे कर करके रखेंगे। जिस इंसान का दिल साफ हो वो वहाँ पे कीमतें थोड़ी बैठ के लिख रहा होता है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आज मेरा मुतालबा उससे पैसों का नहीं है, मेरा उससे मुतालबा सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि मेरी इतनी मेहनत का उसने मुझे क्या सिला दी है। आज जी मैंने दे दी हुई है। वो मुझसे शादी करे, मैं करूंगी, मैं हर जगह पे जाके अब करूंगी, क्योंकि मुझे नजर आ गया कि बाबर की तरफ से मुझे साफ इंकारी है, साफ इंकारी है। मैंने आज से 1 महीना कंटिन्यूसली पीसीबी के वहां पे फोन किए, मुसलसल फोन करती रही हूँ उनको। जब मैंने ये अपना जो था मैटर बताया, उन्होंने कहा ये हमारे प्लेयर की पर्सनल लाइफ है, हम नहीं डिस्कस करना चाहते। मैं पुलिस के पास गई, पुलिस ने जो मेरे साथ किया वो मैंने आपको बता दिया। अगर हमारा कानून इतना स्ट्रॉन्ग हो तो आज मैं यहाँ पे आके बैठ के आप लोगों के सामने दलीलें पेश ना करूँ। हामिजा जी, हामिजा हामिजा जी, हामिजा। आपकी जो मामला हुआ, आपने कहा कि आपकी फैमिली के साथ आपकी सुलह होगी। आज आपके फैमिली के मेंबरान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? क्या आज अपने आप भाई घर में रहती हैं, अपनी फैमिली के पास रहती हैं, या आज? जी मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, मेरी फैमिली इस वक्त मुझे सपोर्ट कर रही है। और तब भी उन्होंने मुझे इंकारी की थी कि ये इस काबिल नहीं है, नहीं ये सब ठीक है, लेकिन अब वो उन्होंने मेरी बात को मानना ही था, क्योंकि मैं इतने सालों बाद घर गई हूँ
और वो मेरे रिश्तेदारों को, लोगों को यही बता रहे हैं कि इसकी शादी हो चुकी हुई है। अच्छा, आपके काउंसिल से हमारी रिक्वेस्ट होगी, काइंडली बताइएगा इनका जो केस है उसकी कानूनी टाइप पर क्या जो है वो डेवलपमेंट क्या हो। जी मैं बता रहा हूँ जी। इन्होंने 20 नवंबर 2020 को CCPO लॉर्ड साहब को, जी अब्दुल समी, इन्होंने 20 नवंबर 2020 को CCPO लॉर्ड साहब को एप्लीकेशन दी है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, लेकिन उस पर स्टिल कोई एक्शन नहीं हुआ था, जिसकी बाबत सेशन कोर्ट में फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR 22 से 22B की पिटीशन दायर की गई है, जिसमें 4 दिसंबर के लिए कोर्ट ने कमेंट्स तलब किए हैं मुतलका SHO नसीराबाद से, और एक दूसरी पिटीशन फाइल की है हरासमेंट की जो आबिद रज़ा खान साहब के साथ स्टिल पेंडिंग है, उसमें 5 डेट है, 5 दिसंबर की है, और एक डैमेजेस का सूट फाइल किया है इन्होंने, वो भी पेंडिंग है बिफोर कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। अभी तक तो स्टिल लीगल जैसे मुद्दे पर इल्जाम है कि काफी दफा ये शर्तों को निशाना भी बनाते हैं, तो क्या किसी भी एक वाकई का मेडिकल करवाया गया उसके बाद जो मेडिकल हो गया कुछ मामला कि ये मेडिकल का मामला नहीं है, ये जो बेसिकली लीगल लैंग्वेज में इसको देखते हैं, ये शादी का झांसा दे के हरामकारी कह लें, वो लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, मेरे बान जेब नहीं दे रही। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि बहुत दफा बाबर आजम ने इनको थप्पड़ मारे, इनके साथ इनके ऊपर तशद्दुद किया, वो इन्होंने आपने फरमाया जी। क्या एक दफा भी किसी तशद्दुद के बाद आप पुलिस वाले के पास जी मैं गई हूँ 2017 में, मैं गई हूँ 2017 में, मैंने पुलिस के पास जाके। जी बताएं सर। जी अभी आपने बाकायदा शादी नहीं की? नहीं सर। शादी नहीं की? नहीं सर। ये सारा अफेयर का मामला है, जी ठीक है? आपके साथ जो भी ज्यादती हुई जिस तरह से, अब वो एक स्टार है, जी ठीक है? एक बात आपने देखा कि मेरे लिए कोई स्टार है, स्टार विश्वास हो गया कोई साथ, वो तो नहीं करेगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, एहतजाज कर लें, बस में आप जो भी आप वो नहीं करेगा, आपका चुनाव क्या करेगी सर। मैं आइंदा का लाया बन गया है अपनी लाइफ का। सर वो तो स्ट्रगल है ही है, जिस तरह ज़िंदगी गुजरी वो तो मैं गुजार रही हूँ, लेकिन इस वक्त मेरा सबसे मेन पॉइंट बाबर आजम को सजा दिलवाना है। वो मेरा हक है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो मेरा हक है। जो ये आज तक वो मेरे साथ करता, क्योंकि वो मुझे इस्तेमाल करता रहा है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ से बाजी में मोहब्बत का कह यहाँ तक आज मुझे लेकर आया है। आप जानते हैं बीजेपी कप्तानी से हटाए बाबर ऑफ कोर्स हटाए, क्योंकि कोई भी स्टार सिर्फ अपने ग्राउंड में छक्के और चौकों से नहीं बनता, अपने किरदार से और अपनी फितरत से बनता है। ऐसे बंदे का क्या पता कल वो पाकिस्तान को भी बेच दे, ऐसे बंदे का क्या पता है। जिस इंसान की फितरत एक औरत को लेके ऐसी है, वो किसी भी चीज पे कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सर।